पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली सियोंग युनवो के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाती है और युनवो को खोने के डर से लीदोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। युनवो ऊंचाई से गिर रही है, ये सपना देखते ही युनवो की आंख खुल जाती है। युनवो इस वक्त अपने घर में थी। सपने से उठने के बाद युनवो सोचती है, फिर से यही सपना। युनवो ऊंचाई से गिर रही है। पिछले कुछ दिनों से युनवो बार बार यही सपना देख रही थी। उसके बाद युनवो कुछ सोचती है और रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आज बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज होने वाला था। तभी युनवो हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा खोलकर धीरे से झांकती है। युनवो जैसी झांकती है तभी अंदर से आवाज आती है, गो युनवो, तो आखिरकार तुम आ गई। आज बहुत दिनों बाद लीजियंग को होश आया था। तभी लीजियंग युनवो से आगे बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा? एमाई को तुम्हें इतना भी ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तभी युनवो लीजियंग के पास जाकर बैठ जाती है और आगे बोलती है, तुम्हें पता भी है तुम्हें कितने दिनों बाद होश आया है? पूरे 3 महीने बाद। अगर युनजू यू ने सही टाइम पर आकर तुम्हें अपना खून नहीं पिलाया होता ना, तो आज तुम यहाँ नहीं बैठे होते। उसके बाद युनवो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देने की? युनवो की आंखों में आंसू देखकर लीजिंग भी सीरियस हो जाता है और युनवो से बोलता है, क्योंकि मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी युनवो सोचती है, जब मुझे होश आया था तो काफी कुछ बदल चुका था। मेरी जान बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। दूसरों से मुझे बाद में पता चला कि मुझे बचाने के लिए लीदोन ने अपना इतना सारा खून मुझे दिया है, जिसकी वजह से उसकी खुद की जान अब खतरे में पड़ चुकी है। वो अभी तक बेहोश है, उसे होश भी नहीं आया है और लीदोन को उस मेन हाउस के दरवाजे के पीछे बहुत ही सिक्योरिटी में कहीं छिपा कर रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ली सियोंग जिंदा नहीं बची थी। ली सियोंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए उसके फादर लीजियंग के पास आते हैं और बताते हैं, ली सियोंग का फ्यूनरल हो चुका है, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। ली सियोंग अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर युनवो को बहुत ही अफसोस होता है और वो उदास होकर लीजियंग से माफी मांगती है। तभी लीजियंग बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद मरने से बची हो, फिर तुम क्यों माफी मांग रही हो? लेकिन फिर भी युनवो थोड़ा हिचकते हुए बोली। लीजियंग आगे बोला, जिसको माफी मांगनी चाहिए वो ली सियोंग है। खैर छोड़ो, अब इस बारे में हम दोबारा कभी भी बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद युनवो वहां से चली जाती है। फिर लीजियंग हॉस्पिटल के कपड़े उतार कर डिस्चार्ज होने के लिए अपने कपड़े पहनने लगता है और पहनते पहनते सोचता है, वैसे बड़ी अजीब बात है, मैं होश में आ गया हूँ। ये सुनने के बाद सबसे पहले मुझसे मिलने युन को आना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है। लीजियंग अपनी फॉक्स को याद करते हुए आगे सोचता है, वैसे आज बहुत दिनों बाद जब वो मुझे देखेगी तो मैं श्योर हूँ वो दौड़ती हुई मेरी बाहों में आ जाएगी और उसके बाद मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछेगी। हो सकता है क्या पता वो मेरे लिए रो भी दे। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लीजियंग डिस्चार्ज होते ही अपनी फॉक्स के पास जाने के लिए निकल जाता है। अपने फ्लैट में पहुंचते ही लीजियंग धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर जाते हुए सोचता है, शायद वो अभी घर पर ही होगी। उसके बाद लीजियंग बेडरूम का दरवाजा खोलता है और सामने देखते ही चौंक जाता है। वो देखता है कि उसकी फॉक्स बड़ी शांति से रेडी होकर बेड पर बैठी हुई है और लीजियंग से बोलती है, तो तुम आ गए। लीजियंग अपनी फॉक्स को देखकर काफी हैरान था। तभी लीजियंग बोलता है, ये तुम्हें क्या हुआ है? तभी लीजियंग की फॉक्स अपना बैग पैक करती है और वहां से जाते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ऐसा एक भी दिन और एक भी रात नहीं थी जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी चिंता में कितनी रातें मुझे नींद भी नहीं आई। जिस दिन तुम्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया, उस दिन मैं पागलों की तरह तुम्हारे पास दौड़ कर गई और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस हॉस्पिटल में नंगे पैर खड़ी हूँ। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी था जेयंग, लेकिन अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर उसकी फॉक्स अपनी सील दिखाते हुए आगे बोलती है, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जब मैं चाहूंगी तब तुम मुझे आजाद कर दोगे, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम तोड़ दो। अपनी फॉक्स की ये सारी बातें सुनकर लीजियंग तो शॉक्ड ही रह जाता है और बहुत ही धीरे से बोलता है, युन। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता तभी उसकी फॉक्स बोली, मुझे तुमसे कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। तभी लीजियंग अपनी फॉक्स से किया हुआ वादा याद करता है
जिसमें उसने अपनी फॉक्स से बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी मोमेंट हो, चाहे मेरी जिंदगी खतरे में ही क्यों ना हो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम जब चाहोगी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। ली जियांग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन तभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सोचता है, ठीक है, तो मुझे अपना वादा निभाना ही होगा। उसके बाद ली जियांग अपने दांत से अपना मुंह काट के ब्लड निकालता है और अपनी फॉक्स के सील पर अपना ब्लड लगा देता है, और ब्लड लगते ही उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सील हाथ से गायब हो जाती है। तभी अपनी फॉक्स को देखते हुए ली जियांग सोचता है, क्या मैं इसे रुकने के लिए फोर्स करूं? अगर मैं इसका हाथ पकड़कर अपना खून लगा दूं तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बन जाएगा। तभी ली जियांग की फॉक्स बोली, थैंक यू जियांग, मैं जानती हूँ कि एक फॉक्स के साथ तुम्हारे लिए रुकना कितना घुटन भरा था, लेकिन फिर भी तुम रुके, सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। और इतना बोलकर ली जियांग की फॉक्स वहां से चली जाती है। वहीं ली जियांग अपनी फॉक्स की बात सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ये सब कब से जानती हो? तभी ली जियांग की फॉक्स रुकती है और जाने से पहले आंखों में आंसू लिए ली जियांग से मुड़कर बोलती है, ली जियांग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। और इतना बोलकर ली जियांग की फॉक्स वहां से चली जाती है और ली जियांग खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। ली जियांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन अपने प्रॉमिस की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता है। तभी ली जियांग उदास होकर सोचता है, क्या यही हमारा एंड है? क्या सच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है? उसके बाद ली जियांग बहुत ही निराश होकर वहीं दीवार से टिककर नीचे बैठ जाता है और आगे सोचता है, मुझे तो लगा था कि हम एक ऐसे रिश्ते में हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो सिर्फ मेरा इल्यूजन था, मेरा घमंड। और जब मेरे अंदर हिम्मत आई कि मैं अपनी एरोगेंसी को छोड़कर तुम्हारे साथ सच में रहना चाहता था, तब तुम मुझे छोड़कर चली गई। और इस तरह ली जियांग आंखों में आंसू लिए वहीं बैठा रह जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गो युनवो के ऑफिस से। एक एम्प्लॉय बोली, मैनेजर गो युनवो, आज आपका बॉयफ्रेंड आपको पिक करने आया है, वो आपका लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड? युनवो थोड़ा हैरानी से बोली। तभी युनवो समझ जाती कि वो किसकी बात कर रही है। युनवो उसको करेक्ट करते हुए बोलती है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या? वो लड़की थोड़ा हैरानी से बोली। उसके बाद वो एम्प्लॉय थोड़ा सा ब्लश करते हुए आगे बोलती है, अगर आपका वो बॉयफ्रेंड नहीं है तो कौन है? क्योंकि वो तो डेली अच्छे से ड्रेसअप होके और बुके लेकर यहाँ आपके पास आते हैं, तो मुझे लगा वो आपका बॉयफ्रेंड ही होगा। मैं तो उन्हें मॉडल भी समझ बैठी थी। ये सुनकर युनवो थोड़ा सा हैरान रह जाती है और सोचती है, फ्लावर्स? युनवो से समझाते हुए आगे बोली, सीरियसली वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और जियून, प्लीज तुम्हें बात बाकी सब लोगों को समझा देना, क्योंकि लगता है सबको काफी गलतफहमी हो गई है। ठीक है, जियून थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली। उसके बाद हम देखते हैं कि युनवो ली जियांग से मिलने के लिए जाती है, जो उसका लॉबी में ही वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ली जियांग वहाँ पर मौजूद कुछ एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है। वहीं ली जियांग को देखकर युनवो सोचती है, जब से ली जियांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है तब से वो डेली मेरे ऑफिस में आता है। इसी वजह से ऑफिस में सभी लोग अब ये सोचने लगे हैं कि ली जियांग ही मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड है। लेकिन जो भी कहो, ये है बहुत चालाक। फिर युनवो इरिटेट होकर ली जियांग के पास आती है और बोलती है, हेलो, तुम यहाँ डेली क्यों आ जाते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पूरे ऑफिस में हमारे बारे में एक रूमर उड़ चुका है। ली जियांग बोला, कैसा रूमर? युनवो बोली, यही कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तभी ली जियांग थोड़ा सा डरते हुए बोला, तुम्हें पता भी है अगर ये सब मेरे भाई ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। तभी गो युनवो बोली, तो यहाँ पर आना छोड़ दो, सीरियसली मैं ठीक हूँ अब। उसके बाद ली जियांग भी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, तो तुम्हें भी मेन हाउस जाना छोड़ देना चाहिए। मैं जानता हूँ कल तुम वहाँ पर भाई से मिलने गई थी, लेकिन तुम्हें मिलने दिया नहीं गया, है ना? तभी युनवो सोचती है, पहले जब मैं ली दो उनसे मिलने जाती थी तो ऐसा कई बार हुआ है कि ली दो उनको सोता हुआ देखकर मैं रोने लगती थी। यहाँ तक कि जब कभी कभी ली दो उनकी सांसें चलना बंद हो जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी। और इसी वजह से ली दो उनकी फैमिली ने मेरे वहाँ जाने पर और ली दो उनसे मिलने पर पाबंदी लगा दी। तभी युनवो ली जियांग से बोलती है, मैं क्या करूँ, पूरे दिन में मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। मैं डर जाती हूँ बहुत, इसलिए मेरा मन करता है उससे मिलने का। मैं जानती हूँ कि मैं ली दो उनका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन वहाँ जाने से ही मुझे सुकून मिलता है, इसलिए प्लीज़
अब मुझे वहाँ जाने के लिए मना मत करो। तभी लीजिंग युनवो का मूड हल्का करने के लिए बोलता है, चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। युनवो लीजिंग से पूछती है, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ, लीजिंग बोला। युनवो ने आगे कहा, वैसे तुम्हारे और तुम्हारी फॉक्स के बीच में क्या हुआ है? लीजिंग निराश होते हुए बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। ये सुनकर युनवो चौंक जाती है और बोलती है, तो क्या अब तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है? अब तुम क्या करोगे? तभी लीजिंग बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपने साथ रखने के लिए मैं उसके सामने भीख मांगूंगा। वह लीजिंग को ऐसे देखकर युनवो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी किसी के लिए इतना सीरियस हो सकता है। तो अब समझ में आया ये फूल आखिर किसके लिए है। युनवो समझ चुकी थी कि लीजिंग ये फूल अपनी फॉक्स को देने के लिए लाया है। तभी युनवो लीजिंग को चिढ़ाते हुए बोलती है, वैसे मैंने सोचा था कि ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो। लीजिंग बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी लीजिंग वहां से जाते हुए बोला, इस ट्रीट की तुमने कहा था ना कि तुम पैसे दे दोगी। युनवो हंसते हुए बोली, ठीक है तुम जाके अपनी माफी मांगो। लीजिंग बोला, हाँ और यही आखिरी रास्ता है। माफी मांगकर मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ और उसे फिर से अपना बनाना चाहता हूँ, और इस बार मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। तभी युनवो बोली, ठीक है, जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो एक बार मुझे अपनी फॉक्स से मिलवाना जरूर। उसके बाद लीजिंग वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं युनवो थोड़ा सा परेशान थी और सोचती है, मॉम ने बोला था कि ये छुट्टियां मैं उनके साथ बिताऊंगी, इसलिए मजबूरी में मुझे घर आना पड़ा। वही हम देखते हैं कि युनवो की मॉम कैसे उसे धमकाते हुए बोलती हैं, अगर तुम इस बार घर नहीं आई तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। और इसी वजह से बेचारी युनवो को इन छुट्टियों में अपने मॉम के पास जाना पड़ता है। लेकिन घर आते ही युनवो तो हैरानी रह जाती है। वो देखती है कि घर में उसकी मॉम है ही नहीं, क्योंकि उसकी मॉम को जेजू आइलैंड पे फ्री में जाने का मौका मिल रहा था, तो वो कैसे ही मौका छोड़ देती। युनवो की मॉम ट्रिप पे गई है, ये सुनते ही युनवो तो शॉक ही हो जाती है। उसके बाद युनवो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे गुस्सा करते हुए बोलती है, मॉम सीरियसली अगर आपको ट्रिप पे जाना ही था तो आपने मुझे क्यों बुलाया? युनवो की मॉम बोली, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी, तुम बस घर पर रेस्ट करो। मुझे लगा तुम अगले वीक आओगी, इसलिए मैं चली गई। वैसे अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? तुम बीमार तो नहीं हो ना? युनवो बोली, नहीं अब मैं सच में ठीक हूँ और अब मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ अपने काम में और अच्छे से खा पी भी रही हूँ। युनवो की मॉम आगे बोली, तुम्हें कल कुछ खाना है? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। युनवो बोली, हाँ सोयाबीन पेस्ट सूप। युनवो की मॉम बोली, बस यही खाना है और कुछ नहीं? युनवो बहुत ही खुश होते हुए बोली, हाँ क्योंकि मुझे आपके हाथों का सोयाबीन का सूप बहुत अच्छा लगता है। युनवो की बात सुनकर उसकी मॉम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं और कुछ भी नहीं बोलती हैं। तभी अपनी मॉम को इस तरह चुप देखकर युनवो पूछती है, मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? युनवो की मॉम बोली, ठीक है, जब मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा सोयाबीन का सूप बनाऊंगी, बस तुम मेरा इंतजार करो। आई लव यू माई डॉटर। मी टू मॉम, युनवो हंसते हुए बोली। और इस तरह थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम हो जाती है। युनवो घूमने के लिए घर से बाहर निकलती है और बहुत ही खुश होते हुए सोचती है, आज मैंने ज्यादा कुछ खाया नहीं है, चलो यहीं आसपास थोड़ा घूम लेती हूँ। आज बहुत दिनों बाद युनवो अपने घर आई हुई थी, तो आसपास काफी कुछ बदल चुका था। नए नए घरों को देखकर युनवो सोचती है, ये कौन सा घर है? ये तो मैंने पहले नहीं देखा। यहाँ पर कितना कुछ बदल गया है। युनवो घूम ही रही होती है, तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है, जिसे देखकर युनवो थोड़ा चौंक जाती है और बोलती है, ये वही घर है जिसमें किवॉन सुंगजे रहता था। उस दिन के बाद किवॉन सुंगजे ने मुझे एक आखिरी मैसेज लिखा जिसमें उसने मुझसे सॉरी बोला। उसके बाद वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। उस खाली घर को देखते हुए युनवो आगे बोलती है, अब धीरे धीरे रात होने लगी है, मुझे अब चलना चाहिए। देखकर तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है। उसके बाद युनवो अपने घर आ जाती है और सोने के लिए अपने बेड में चली जाती है और बेड में लेटे लेटे ही उसी मोमेंट को याद करती है जब ली दो-होन ने उसको प्रपोज किया था और उससे बोला था, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि हम मेट बॉन्ड बनाएं। उसी मोमेंट को याद करते हुए युनवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और युनवो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोलती है, यू जर्क। पता नहीं क्यों आज मैं ली दो-होन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ। तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाहर घूमकर आने के बाद युनवो अपने रूम में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद युनवो की नींद खुल जाती है।
तभी लेटे लेटे बेड पर ही युनवो सोचती है, आज कितने दिनों बाद मैंने ब्रेक लिया है और मुझे फीवर भी आ गया है। अच्छा हुआ मैं घर आ गई। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं अपना फीवर अभी कम कर सकती हूँ। लेकिन जब से मुझे होश आया है तब से मेरी शक्तियों में अजीब सा बदलाव आ गया है। लीदो उनका बहुत सारा खून पीने के बाद मेरी शक्तियाँ लीदो उनके जैसी हो गई हैं और इन नई नई शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जिंदगी मेरी नहीं लीदो उनकी होनी चाहिए थी। अभी इस वक्त यहाँ पर मेरी जगह लीदो उनको होना चाहिए था। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि मेरी वजह से आज कोई मरने की हालत में है। फिर युनवो धीरे धीरे अपने बेड से उठने लगती है और आगे सोचती है, उस इंसिडेंट के बाद से आज बहुत दिनों बाद मुझे ये फीवर आया है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि अब आगे क्या होगा। कम से कम मैं इस फीवर को कम करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। उसके बाद युनवो बड़ी धीरे धीरे अपनी विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर होती बारिश को देखकर सोचती है, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है आज। उसके बाद युनवो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जैसी वो आंखें खोलती है तभी टाइम रुक जाता है। चीजें जहाँ की तहाँ ठहर जाती हैं। युनवो चैन की सांस लेते हुए बोलती है, अब अच्छा लग रहा है। आज इतने दिनों बाद अपनी शक्तियां यूज करने के बाद युनवो को काफी अच्छा लग रहा था। तभी युनवो अपने फोन की तरफ देखते हुए आगे बोलती है, अभी मुझे याद आया जब मैं सो रही थी तो शायद मेरा कॉल आ रहा था। उसके बाद युनवो अपना फोन चेक करती है तो देखती है लीजेंग की 3 मिस कॉल पड़ी हुई हैं। युनवो कॉल बैक करती है। लीजेंग बड़ी चिंता करते हुए दूसरी तरफ से बोलता है, गो युनवो, कुछ बहुत बुरा हो गया है। लीजेंग की आवाज सुनते ही युनवो सोचती है, लीजेंग ने मुझे इस वक्त कॉल किया, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। तभी लीजेंग बोलता है, भाई गायब हो चुके हैं। ये सुनकर युनवो चौंक जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या? तुम्हारा मतलब क्या है कि वो गायब हो गया? लीजेंग आगे बोला, एक्चुअली भाई को होश तो 2 दिन पहले ही आ चुका था। मैंने सोचा हम सबका उनसे मिलना तभी ठीक रहेगा जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें तुमसे मिलने के लिए रोका। मुझे पता था होश में आते ही भाई सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें तुमसे मिलने के लिए रोका। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, वो मेरी नजरों के सामने से ही गायब हो गए। अब वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। लीजेंग की बात सुनते ही युनवो तुरंत अपनी विंडो के बाहर देखती है और पाती है कि किवॉन सुंगजे के घर की बालकनी में कोई खड़ा है। वो कोई और नहीं लीदो होनी था, जैसा कि युनवो को अंदाजा लग चुका था। लीदो उनको देखते ही युनवो ब्लश करने लगती है और उसे हैरानी से देखती रह जाती है। आज इतने दिनों बाद युनवो ने लीदो उनको देखा था, इसलिए उसे अपनी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी युनवो को उसी मोमेंट की याद आ जाती है जब लीदो होन और युनवो ने पहली बार एक दूसरे को फेस किया था। तब भी सिचुएशन कुछ इसी टाइप की थी। उसके बाद लीदो होन एक बार फिर से किवॉन सुंगजे की बालकनी से युनवो की विंडो की तरफ छलांग लगा देता है और हमेशा की तरह एक छलांग में ही युनवो के रूम तक पहुंच जाता है। युनवो अभी भी बड़ी हैरानी से लीदो होन की तरफ देख रही थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी लीदो होन युनवो का फोन लेता है और फोन में से लीजेंग की आवाज आती है। लीजेंग बोला, गो युनवो, तुम मुझे सुन तो रही हो ना? लीदो होन लीजेंग से बोला, अब मैं फोन रख रहा हूँ। लीदो होन की आवाज सुनते ही लीजेंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम हो कहाँ पर? तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद लीदो होन युनवो का फोन कट करके रख देता है। वहीं युनवो लीदो होन को देखते ही और उसकी आवाज सुनते ही रो देती है। युनवो के आंसू पोंछते हुए लीदो होन उससे पूछता है, कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? युनवो बस रो रही थी, वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। लीदो होन ने आगे पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना रेड कैसे हो रहा है? तभी युनवो भी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे इतने अच्छे हो गए? क्या तुम इतना अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो? लीदो होन युनवो के क्लोज आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद लीदो होन युनवो के और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है और आगे बोलता है, मैं बस चीजें शुरुआत से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते वहीं बेड पर लेट जाते हैं। तभी लीदो होन बोला, तुम अब रोती रहोगी? युनवो रोते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। लीदो होन बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो वैसे भी जिंदा नहीं रह पाता। गो युनवो, तुम्हें भी नहीं पता, जब तुम्हारी बेजान बॉडी मेरे हाथों में थी तब मैं कितना डर गया था। मुझे भी लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। अब मैं दोबारा ऐसा महसूस कभी नहीं करना चाहता। वो एहसास किसी अपने को खोने का, वो खौफ।
मैं कभी दोबारा फील नहीं करना चाहता। जब मैं यहाँ तुमसे मिलने आ रहा था तो मेरे दिमाग में वही मोमेंट चल रहा था, बार बार वही नज़ारा सामने आ रहा था। मैं अच्छे से जानता था कि तुम जिंदा हो, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी बार अपने इस डर को भगाने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। और आज फाइनली हम दोनों एक बार फिर से एक साथ आ ही गए। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद की इमाई होने का गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि आज मैं अपने खून की वजह से ही तुम्हें बचा पाया हूँ। फिर भले ही कल मैं मर जाऊँ, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। जब तक तुम जिंदा हो और मुझे प्यार करती हो तब तक मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मायने नहीं रखता। ली दोन आगे बोला, गो युनवो, हो सकता है कि मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ, और हो सकता है कि तुम कई बार मेरी वजह से हर्ट भी हो जाओ, लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना मैं एक साल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए प्लीज एक आखिरी मौका मुझे और दे दो। उसके बाद ली दोहुन युनवो का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करते हुए आगे बोलता है, तुम्हारे सील का ओनर होने के नाते और तुम्हारा लवर होने के नाते मुझे एक मौका और दे दो गो युनवो। ली दोहुन का कन्फेशन सुनकर युनवो काफी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद ली दोहुन को अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगती है और फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों एक हो जाते हैं। वहीं ली दोहुन और युनवो दोनों ही मन ही मन सोचते हैं, चाहे सील हो या ना हो, हमने एक दूसरे को चुना और एक दूसरे को चाहा। हमने एक दूसरे को चुना बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि एक स्ट्रांग है और एक वीक, या फिर एक शिकार है तो दूसरा शिकारी, क्योंकि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए हमने एक दूसरे को चुना। और उसके बाद हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह जीने लगे। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। वैसे तो इसकी एक साइड स्टोरी भी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं किसी दिन वो सुना दूंगी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और अब सितंबर से मैं इटर्नल लव कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।